जिसमें हम लोगों ने कल एंशिएंट इंडिया से लेकर जो सिख आर्किटेक्चर था या जिसे हम लोग प्री मेडिवल पार्ट कह सकते हैं, वहां तक जो पढ़ा था, और आज हम लोग उससे आगे, ठीक, आज हम लोग उससे आगे चर्चा करेंगे। हाँ, राजपूत काल तक पढ़ा था हम लोगों ने, बिल्कुल सही। आज हम लोग उससे आगे की चर्चा करेंगे और उसमें हम लोग चले जाएंगे मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री का मतलब हो जाता है दिल्ली सल्तनत से शुरू करते हुए मुगल को पढ़ते हुए अंग्रेजों के, पुर्तगालियों के, फ्रांसीसियों के जो आपके आर्किटेक्चर हैं, जो उनके स्थापत्य कला, उनकी जो बिल्डिंग्स हैं, उनके बारे में हम लोग बातचीत करते चले जाएंगे। इसका टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं हटाया आपने, इसका टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं हटाया। ये बेटा सौम्या क्या लिखा? अच्छा, चलिए, तो मुझे एक थोड़ा सा, कुछ लोगों को मुझे लग रहा है ऑडियो वीडियो की प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, कुछ लोगों को ऑडियो वीडियो की प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे जरा एक बार सिस्टम को रिफ्रेश कर लेने दीजिए, मेरी ओर से क्लास को रिफ्रेश कर लेने दीजिए, फिर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना? चलो भाई, ठीक, चलिए, तो फटाफट जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए बच्चों। अब हम लोग शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक को। नहीं नहीं नहीं, ये सबके लिए है राधा, ये क्लास सबके लिए है। सिलेबस नहीं बताया, ये तो आर्ट एंड कल्चर का है बेटा सौम्या, ये तो आर्ट एंड कल्चर का है। आप लोगों का जो ऐप होगा, वहां पर इन सारी क्लास को मेंशन किया गया होगा। वो काम मैं नहीं करता, वो काम मैं नहीं करता बेटा, वो टेक्निकल टीम करती है। हाँ, वो टेक्निकल टीम करती है, मैं इस काम को नहीं करता। मेरा काम बेटा सिर्फ पढ़ाना है, ठीक है? मैं आपको सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, बाकी वो कैसे अपलोड होता है, क्या होता है, ये वही लोग जानते हैं बेटा। चलो, अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, और आज हम लोग अच्छा, जल्दी से बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो सब सही है ना? जल्दी से बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो सब सही है। हिस्ट्री का ही पार्ट है बेटा, ये हिस्ट्री का ही पार्ट है, ये इतिहास का ही हिस्सा है भाई। इसको अलग अलग क्यों कर रहे हैं? ये देखो, दिल्ली सल्तनत, आधुनिक काल, ये सब हिस्ट्री का ही पार्ट है बच्चे, ठीक है? हाँ, चलो भाई, तो हम लोग शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक को लेकर, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज दिल्ली सल्तनत से। बेटा बबली, किसी डॉक्टर को दिखाओ बच्चे, अगर आंख में प्रॉब्लम है तो आप किसी डॉक्टर से, देखो, राजपूत कोमल, राजपूत काल, मतलब राजपूत काल को अगर आप देखोगे तो आप इस, हाँ, आप देखोगे कि मुगल काल के दौरान और दिल्ली सल्तनत के दौरान आपको राजपूत काल दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ, तो वो तो कंटेम्प्रेरी है ना, बिल्कुल साथ ही साथ चल रहा है, वो तो कंटेम्प्रेरी है, बिल्कुल साथ ही साथ चल रहा है ना बच्चे। चलो भाई, तो चूंकि उसके कई सारी चीजें, आप मेरे क्वेश्चन का, अरे बच्चे फिर हम पढ़ाएंगे कब? जब हम सबके सवाल का जवाब ही देते रह जाएंगे तो हम पढ़ाएंगे कब भाई? फिर आप लोग कहते हो क्लास लंबी हो जाती है, शिकायत कर देते हो आप लोग भैया हेड ऑफिस पर। आप मेरे कोई क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं देते हैं? सपना बेटा, अपना सवाल पूछो भाई, कमेंट बॉक्स में निकल गया होगा, क्योंकि कमेंट तेजी से चलते हैं। चलो भाई, पहले मैं आप लोगों का सवाल का जवाब ही दे दूं, तब फिर हम आगे पढ़ाते हैं भाई, ठीक है? आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया, आप बढ़िया, बहुत धीरे हो जाती है ये क्लास, ये बेटा क्लास दोनों प्री और मेंस दोनों के लिए है। ये तो मैं कल भी बता चुका था कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर की जो क्लास होगी, ये प्री और मेंस दोनों के लिए होती है। यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट शीट भी मिल जाते हैं, कुछ आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, ठीक है ना? हाँ, ठीक है, तो ये आपके लिए दोनों के लिए काम आएगा, ठीक। चलो भाई, अब मिल गया भैया सपना, आपको उत्तर मिल गया बच्चे, सपना मिल गया। आप उस दिन बोले थे कि क्लास रोना रोना आएगा था, आप हमेशा हम लोगों को, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बेटा अंजुम पहले से ही कहता हूँ कि हम लोग सवाल जवाब लास्ट में रखें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन भाई आप ही में से कुछ तो फिर नाराज हो जाते हो यार, है ना? नाराज हो गए, चलो कोई बात नहीं, नाराज होकर फिर हमारी नौकरी के ऊपर लेकर चले आते हो, हेड ऑफिस में कंप्लेन कर दिया जाता है, ठीक है? तब क्या करें बेटा, हमें भी अपने घर परिवार को चलाना है, हमारी भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, ठीक है? वो शायद अभी आपकी नहीं, भविष्य में आपकी भी होंगी, तो आप मेरी दिक्कत को, मेरी परेशानी को समझेंगे, ठीक है? अभी फिलहाल नहीं है तो आप नहीं समझ सकते उस प्रॉब्लम को, ठीक है? वो तो वही वाला एक मुहावरा नहीं है, जाके पाँव ना फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। चलो, अब हम लोग अपने सवाल जवाब को लास्ट में रखेंगे, अब हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं, ठीक है? अब हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है इंडियन आर्किटेक्चर का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न एज का मतलब हो जाता है अंग्रेजों का जमाना, पुर्तगालियों का जमाना, फ्रांसीसियों का जमाना, यानी जब आपकी विदेशी कंपनी भारत में आ रही है, तब के दौर को हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोग ने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता, कल हम लोग ने पढ़ा था मौर्य काल की कला, कल हम लोग ने पढ़ा था पोस्ट मॉडर्न एज आर्ट, कल हम लोग ने पढ़ा था गुप्त एज को लेकर, सिखिज्म को लेकर और राजपूत एज को लेकर। मैंने आपसे कहा था कि काफी कुछ सिमिलरिटी हो जाती है। तो जब हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसमें डोम, जिसमें मेहराब, आर्क, मेहराब यानी जिसे आर्क, तो डोम और आर्क के बारे में जब हम लोग आज पढ़ेंगे तो उसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे, ठीक। चलो भाई, तो मेडिवल इंडिया शुरू होता है बच्चे भारत में। अगर मैं आप लोगों को बताऊं मेडिवल हिस्ट्री के लिए, मेडिवल हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है हमारे इंडियन सिलेबस, इंडियन कॉन्टेस्ट में, वो आता है बच्चों 1206 से लेकर 1526 तक। ये जो ड्यूरेशन बनती है, सॉरी 1526 नहीं, सॉरी, ये 1707 तक बनता है, ये 1707 तक बनता है। अब अगर मैं फिर से वापस लिख देता हूँ, ईयर थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा हो गया है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएं। तो 1707 का मतलब होता है डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु। अब इसको घटा लीजिए तो 1 0 और ये हो जाएगा 2, यानी 501 ईयर का जो एक लंबा पीरियड, टाइम पीरियड है, जो एक लॉन्ग टाइम पीरियड है, जिसका टाइम लगभग लगभग 501 ईयर्स हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसे हम लोग भारत के मध्यकाल की बात करते हैं। ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, मेडिवल हिस्ट्री आपका दो हिस्सों में बटा है। एक आपका दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है और एक आपका मुगल वंश के नाम पर जाना जाता है, मुगल डायनेस्टी के नाम पर जाना जाता है। जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत, इसका टाइम पीरियड वैसे आप लोगों को पता ही है, मैं नहीं बताया, फिर भी मैं लिख देता हूं, 1206 से लेकर 1526 तक, यानी ये 320 ईयर्स का टाइम पीरियड होगा, 320 वर्षों का समय काल होगा, ठीक है। इस 320 ईयर्स में आपको दिल्ली सल्तनत पर 5 रूलिंग ईयर्स दिखाई पड़ेंगे, 5 डायनेस्टीज दिखाई पड़ेंगी जो रूल कर रही हैं, जिनमें
जिनमें नाम आता है स्लेव डायनेस्टी का, खिलजी डायनेस्टी का, तुगलक डायनेस्टी का, सैयद डायनेस्टी का और आपका अंत में जिसे हम लोग लोधी डायनेस्टी कहते हैं। जब ये दिल्ली सल्तनत के लोग जो कि बेसिकली सेंट्रल एशिया के रहने वाले लोग हैं, मध्य एशिया के रहने वाले लोग हैं, जब ये इंडिया को इन्वेड करेंगे तो ये अपने साथ-साथ अपने कल्चर, अपने आर्किटेक्चर को लेकर आएँगे और चूंकि ये जब भारत पर आक्रमण करेंगे, इन्वेजन का काम करेंगे, तो ये अपने साथ-साथ जो एक नई आर्ट लेकर आएँगे, जिसे आप मुस्लिम आर्ट कह सकते हैं, वो जब इंडिया में एंटर करेगा, तो अब जो बनावट का यानी जो आपका आर्किटेक्चर का काम होगा, ये दोनों मिला-जुला कर होगा। मतलब इसे हम लोग इंडो इस्लामिक आर्ट कह सकते हैं, इसे हिंदू मुस्लिम आर्किटेक्चर के तौर पर भी जानते हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ जो इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा वो हिंदुइज्म का दिखाई पड़ेगा, कुछ इम्पैक्ट आपको मुस्लिम दिखाई पड़ेगा, तो यानी दोनों ही तरह के आर्ट आपको दिखाई पड़ेंगे। हाँ, अगर हिंदुइज्म की बात करूं तो जो बेस का पार्ट होगा वो आपका सजावट, आपको अब देखो हिंदू आर्ट में जहां पर मूर्तियां वगैरह बन रही थी, अब मूर्तियां कम हो जाएंगी, आइडल्स कम बनेंगे, उनकी जगह पर आप देखोगे एक नया तरीका आ जाएगा, जैसे हम लोग कहते हैं जियोमेट्रिक शेप यानी ज्यामिति, वो तिरछा मिर्चा लकीर बना देना, वो रेक्टेंगुलर बना देना, ट्रायंगुलर बना देना, सर्कुलर शेप बना देना, कैलीग्राफी यानी लिखावट का काम किया जाएगा, जैसे कुरान की आयतों को लिख देना, है ना। हाँ, इंस्क्रिप्शनल आर्ट यानी कि एक प्रकार का जिसे हम लोग कह सकते हैं शिलालेख वाला काम, जो कि आपको दिल्ली सल्तनत में फारसी भाषा में दिखाई पड़ेगा। तो ये कुछ नए चेंजेस आपको दिखाई पड़ेंगे। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, लिखावट तो पहले भी होती थी, बिल्कुल होती थी, लेकिन पहले लिखावट के साथ-साथ मूर्ति भी होती थी। कोमल, पहले लिखावट के साथ-साथ मूर्ति भी बनाई जाती थी। लिखने के साथ-साथ वो मूर्ति भी बनाते थे, मूर्तियाँ ज़्यादा बनती थी, लिखावट का काम कम होता था। लेकिन अब क्या होगा, मूर्ति गायब, क्योंकि आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इस्लामी आर्ट में आपका आइडल यानी मूर्तियों का स्थान नहीं है। देयर इज़ नो प्लेस ऑफ एनी आइडल। वहाँ पर मूर्तियों का स्थान आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। तो अब आपको कैलीग्राफी, आपको जियोमेट्रिकल शेप ये ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। अब आपको मूर्तियाँ, जैसे हमारे यहाँ पर हिंदू कला की बात करें तो देवी देवताओं की मूर्ति आपको, मतलब इस तरह की मूर्तियां, जबकि इस्लामी आर्ट में आपको इस प्रकार के ह्यूमन आइडल यानी लोगों की मूर्तियां नहीं आपको दिखाई पड़ेंगी, ठीक है ना। हाँ, ये सारी चीजें तो इसीलिए देखो, कुछ चीजें पुरानी है, कुछ चीजें पुरानी है, कुछ नई है, इसी वजह से तो इसको हम लोग हिंदू मुस्लिम आर्ट के तौर पर जानेंगे, क्योंकि ये मिक्स हो जाएगा, ये मिश्रित हो जाएगा, मिला जुला चलेगा, और चूंकि ये आपका मिलजुल कर चलेगा, इसलिए इसको हिंदू मुस्लिम इंडो इस्लामिक आर्ट के तौर पर जाना जाएगा, ठीक है ना। यानी कुछ चीजें पहले से हैं, कुछ चीजें उसमें एड ऑन हो जाएंगी, बस यही हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बेटा। कोमल और एंजल, क्लियर हो गया बेटा। चलो भाई, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड होगा वो लगभग लगभग 320 ईयर्स। ये 320 ईयर्स कैसे हैं? 500 1206 से लेकर 1526 तक ये ड्यूरेशन बनता है। आज हम लेट हो गए, कोई बात नहीं ज्योति, हम लोग बहुत ज्यादा लेट नहीं हुए हैं, मतलब आप बहुत ज्यादा लेट नहीं है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। तो देखो, अभी मैंने आपसे बताया कि 320 ईयर्स के पूरे ड्यूरेशन में 5 डायनेस्टीज रूल कर रही हैं, जिनके मैंने नाम भी बताए थे, आप लोगों ने भी बताए थे, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, और इन सभी के जमाने में आपको स्ट्रक्चरल वर्क दिखाई पड़ेंगे। थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होंगे, ये एक अलग बात होगी, लेकिन बेसिक चीज वही बनने वाली है। बेसिक आपका जो इंग्रेडिएंट होगा, बेसिक जो पार्ट होगा, वो लगभग लगभग एक ही चीज आपको दिखाई पड़ेगा। ये जो आपको नया इसका आर्किटेक्चर दिखाई पड़ रहा है, इसमें आपको कुछ नई चीजें, यानी अगर आप देखोगे तो इसका जो आपको फाउंडेशन दिखाई पड़ेगा, फाउंडेशन आपको दिखाई पड़ेगा, हिंदू आर्ट का इंपैक्ट दिखाई पड़ेगा, जबकि कुछ आपके एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे जो कुछ नए होंगे। हिंदू आर्ट का इंपैक्ट कैसे होगा, उसकी अगर बात किया जाए तो अगर आप गौर से देखिए तो मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स, जितनी भी अधिकतर बिल्डिंग बनाए गए हैं, वो आपके डिमोलिश किए गए। हमारे मुस्लिम रूलर्स के द्वारा एज लाइक टेंपल्स, मंदिर वगैरह डिमोलिश किया गया। मंदिरों को डिमोलिश करके उनकी जगह पर उन्होंने अपना पूजा घर, अपना प्रेइंग आर्किटेक्चर डेवलप किया, जैसे मस्जिद कहा जाता है। लेकिन उन मस्जिदों को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज किया गया, वो रॉ मटेरियल कौन से हैं? वो हिंदू टेंपल के हैं। यानी हिंदू मंदिरों में जिन चीजों का प्रयोग, पत्थर का या जो भी प्रयोग किया गया, तोड़ा गया, लेकिन उन्हीं को वापस जिसे कहते हैं रिकंस्ट्रक्ट करने का काम किया गया। हाँ, अब वो मंदिर ना होकर के वो कन्वर्ट हो गए बेटा मॉस्क के रूप में, और वो बन गए आपके अलग प्रकार का, जिसे हम लोग कहते नहीं है टॉम्ब, टॉम्ब जिसे कहा जाए, ग्रेव, ग्रेव की जगह पर अगर मैं एक शब्द का प्रयोग कर लूं टॉम्ब, टॉम्ब का मतलब होता है बेटा मकबरा, तो वो मकबरे के तौर पर आपको दिखाई पड़ेंगे। पीहू बेटा नमस्ते। तो मस्जिद बनने लगे, मकबरे बनने लगे। इंडियन आर्किटेक्चर में, हिंदू आर्किटेक्चर में मकबरे का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मकबरा जिसे टॉम्ब कहा जाता है, मकबरा होता है एक ऐसा बिल्डिंग जिसमें पुराने जमाने के सुल्तानों को, यानी रूलर, मुस्लिम रूलर्स, उनकी फैमिली मेंबर्स को जहां पर दफनाया जाएगा, जिसे हम लोग ग्रेव्स कह सकते हैं, जिसे कब्र कहा जाएगा, तो उनके कब्र के ऊपर एक स्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा जिसे मकबरा कहा जाता है, जिसे हम लोग डोम के तौर पर, टॉम्ब के तौर पर जानते हैं। टॉम्ब यानी कि मकबरे के तौर पर। साथ ही साथ इन मुस्लिम रूलर्स के द्वारा जो आपके कलाकार यूज किए गए, लाइक मजदूर, मिस्त्री, मिस्त्री तो जानते हैं ना, जो बनाने वाला काम करता है ना। तो जो आपके मिस्त्री वगैरह प्रयोग किए गए, यूज किए गए, वो इंडियन थे। अब अगर किसी भारतीय व्यक्ति से कोई बिल्डिंग बनवाइएगा, तो जो हमारी एक आदत पड़ी हुई है, हम उसी हिसाब से तो बिल्डिंग बनाएंगे। तो जो आपको यहाँ पर बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर दिखाई पड़ेगा, उस पर आपको इंडियन आर्ट का इंपैक्ट ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि उसे बना कौन रहा है? उसे इंडियन आदमी बना रहा है। अगर भारत का आदमी अमेरिका चला जाए तो वो पहचान लिया जाता है, क्योंकि भारत के आदमी के अपने बोलने की एक टोन होती है। वो 10,000 लोगों के बीच में अगर अकेला भी खड़ा होगा तो पहचान लिया जाएगा, क्योंकि उसका अपना बोलने का एक टोन है। वो अपना उसी स्टाइल में बोलेगा, आप तुरंत पकड़ लोगे, अच्छा तुम भारत वाले हो, वही चीज है। तो वही जब मुस्लिम रूलर्स आते हैं, तो वो जो लेबर का और जो मिस्त्री का, यानी जो कलाकार का प्रयोग करेंगे, वो तो हिंदू है। तो उन्होंने जिस तरह से अपनी चीजों को बनाया है, उसी तरह से उन्होंने नए वाली चीज को बनाया। बस आइडिया ले लिया कि सुल्तान आप बताओ क्या चाहते हो, तो सुल्तान नया तरीका बता देगा। ठीक, नए जो आपके मुस्लिम बिल्डिंग्स बनने वाले हैं, जैसे हम लोग मस्जिद कह सकते हैं, जैसे हम लोग मकबरा कह सकते हैं, जैसा मैंने भी आपसे बताया कि हिंदू और जैन मंदिरों को डिमोलिश करते हुए बनाया गया है, जिसकी बात अभी मैं आपसे बता रहा था। साथ ही साथ आप देखिएगा दिल्ली सल्तनत के दौरान जहां पर कोई चीज ना समझ में आएगा तो बता दीजिएगा, मैं उसको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में आपको कुछ चीजें दिखाई पड़ेंगी, जैसे हम लोग कह सकते हैं फॉल्स डोम, जिसे हम लोग कह सकते हैं फॉल्स आर और फॉल्स डोम, यानी कि छद्म, छद्म का मतलब होता है नकली, ओरिजिनल नहीं होना। नकली मेहराब, मेहराब क्या होता है मैं अभी आपको बता देता हूँ। मेहराब अभी मैं आपको चित्र दिखाकर बता दूंगा व्हाट इज मेहराब किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये मैं बेटा निर्मेश सर से मैं पूछ लूंगा भाई, ठीक है, ये मैं निर्मेश सर से पूछ लूंगा कि भाई ये फीचर कहाँ पर है। हाँ, ठीक, चलो तो मैं उनसे पूछ लूंगा भाई। चलो वापस आ जाए, मेहराब क्या होता है। हाँ, मेहराब क्या होता है, देखो मेहराब की अगर मैं बात करूं तो मेहराब एज अ एंट्रेंस डोर, मेहराब
जिसे आर्क कहा जा रहा है। दिस इज एंट्रेंस डोर, किसी बिल्डिंग का प्रवेश करने वाला दरवाजा, जिसका चित्र मैं अभी आपको देखिए दिखा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है ना, जिसका चित्र मैं अभी आपको दिखा करके बता दूंगा कि मेहराब क्या होता है, ठीक है, अभी परेशान मत होइएगा। चलो भाई, तो आपको जो इनिशियल पार्ट पर जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होगा तो आपको फॉल्स आर्क और फॉल्स डोम दिखाई पड़ेंगे। क्या चीज है भाई, कहाँ का कौन सा मतलब पूछ रहे हो आप? छद्म, छद्म का मतलब होता है बेटा नकली, छद्म का मतलब होता है नकली। चलो बेटा दिव्या, मैं माफी चाहूंगा बेटा, आपका चरण स्पर्श करके माफी चाहूंगा। बच्चों 5 मिनट थोड़ा रुक जाइए, अपना सवाल पूछो भाई दिव्या, आप अपना सवाल पूछ लो भाई, हम फिर बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है, हम पहले बाद में पढ़ा देंगे, आप लोग अपना सवाल पूछ लीजिए। आपका चरण स्पर्श करके मैं माफी मांग रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ से आपका पैर तो छू नहीं सकता, तो आपका ऐसे ही मान के चलो भाई, तो आपका पैर छू रहा हूँ, बच्चे माफी मांग रहा हूँ, आपका सवाल मैं नहीं देख पाया, मैं आंसर नहीं कर पाया, अपना सवाल करो भाई, ठीक है, ये बेटा मेरी मजबूरी है बच्चों, आप लोगों से माफी मांगना ये मेरी मजबूरी है, और इसी बैच की मजबूरी है, और किसी बैच की मजबूरी नहीं। हिस्ट्री दोबारा से पढ़ाई जा रही है, तो अगर दोबारा पढ़ाई जा रही तो बेटा पढ़ लो, क्या दिक्कत है इसमें, परेशानी बताओ। अगर हिस्ट्री आपको दोबारा से पढ़ाई जा रही है तो आप परेशानी बताइए, परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है, पढ़ लो भाई, पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो, क्या परेशानी बताओ, हिस्ट्री दोबारा अगर पढ़ लिया तो परेशानी बताओ। हाँ, अब इस बात के लिए आप मुझे डांट रहे हो कि सर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते हैं, ठीक है, अब आप बताइए सवाल का क्या जवाब दूं मैं, ठीक है, अब मैं सवाल का क्या जवाब दे दूं, इसके अलावा तो और है नहीं कोई मेरे पास जवाब, ठीक। नहीं बेटा प्रीति देखो, आप कुछ बच्चे बहुत अच्छे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे खराब हो या सारे मतलब, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चलती हुई क्लास को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं मुझे नहीं मालूम। अब जैसे दिव्या ने चलती हुई क्लास को पूरा डिस्टर्ब कर दिया कि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते हैं। अब मैं भाई या तो पढ़ा लूं या तो जवाब दे दूं। मैं आपको डे 1 से बता रहा हूं कि आप अपने सवाल को लिख लीजिए, जब मैं क्लास खत्म करूंगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। आप ही के क्लास से बुरा मत मानिएगा, आप लोग आप ही क्लास से पिछले 4 साल में ये पहला बैच है जिसका सबसे ज्यादा कंप्लेंट पहुंचता है मेरे लिए कि सर वो अंग्रेजी में नहीं पढ़ाते, वो हिंदी में पढ़ाते हैं, है ना, वो क्लास लंबा कर देते हैं, लंबी क्लास पढ़ाते हैं। अब बताओ, अब यही क्लास लंबी ऐसे ही होती है, फिर आप लोग अपनी कमी का दोष मेरे ऊपर मत देते हो, मुझे ऊपर से फोन करके डांटा जाता है, ठीक है, मेरी नौकरी पर खतरा पैदा कर देते हो आप लोग, गलती आपकी, दोष आपका, शिकायत मेरा, ठीक है, नौकरी मेरी, ठीक है। बेटा राजेश मैं क्या करूं, मेरे पास अब इस बैच में, आपके इस बैच में स्पेशली कुछ बच्चों के सामने हाथ पैर जोड़ने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास, मैं और कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं है बेटा कि मैं आपको किसी और तरीके से बता सकूं या समझा सकूं, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब दिव्या बेटा, अगर अगर आपको परेशानी ना हो तो मैं क्लास आगे शुरू करूं, किसी और को भी सवाल पूछना है तो भाई पूछ लो, ठीक है, किसी और को भी अगर लग रहा है कि मैं उसके सवाल का जवाब नहीं देता हूं तो भैया आप लोग भी सवाल पूछ लो, आज खाली सवाल सवाल ही खेल लो हमारे साथ, ठीक है। बेटा सौम्या ये प्राइवेट जॉब है, ये प्राइवेट जॉब है, हम लोग जब पढ़ा करते थे तो हम लोगों से ये नहीं पूछा जाता था कि टीचर कैसा पढ़ाता है, आप लोगों के पास एक ऑप्शन आता है, एक स्टार रेटिंग कर दो, ठीक है, और आपके बैच से मुझे जो स्टार रेटिंग किया जाता है वो बहुत ही मतलब गिरा करके कम करके किया जाता है, मैं उसकी भी शिकायत नहीं करता आप लोगों से कि भाई मैं तो अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर आप लोग ऐसा क्यों करते हो, मैं तो उसकी भी शिकायत नहीं करता आपको, ठीक है, हाँ, मैं तो उसके लिए भी आप लोगों से कोई शिकायत नहीं करता, ठीक है। चलिए, और किसी का भाई सवाल बचा रह गया है, किसी और को सवाल पूछना है, किसी और को शिकायत है कि सर मैं आपका जवाब नहीं देता, तो भाई पूछ लो आप, तब मैं पढ़ाऊँ इत्मीनान से, ठीक है, तब मैं पढ़ाऊँ इत्मीनान से भाई, पूरी क्लास का रिदम तोड़ देते हैं, पूरी क्लास का रिदम तोड़ देते हैं। मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी नहीं है आप लोगों से कि आपके सवाल का जवाब ना दूं मैं, मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी, लड़ाई थोड़ी लगा रखा मैंने आपसे, ठीक है। चलो भाई, अब हम आप लोगों से फिर एक रिक्वेस्ट है, और स्पेशली आप ही के बैच से फिर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि भाई लास्ट में पूछ लीजिएगा सवाल, मैं आप लोगों के सवाल का जवाब दे दूंगा, लॉजिकल सवाल करिएगा, ये मत कहिएगा कि मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते और उसके बाद ये पूछते हैं सर दोबारा क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हाँ, ठीक। चलिए अब हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। आप लोगों को दिक्कत हुई, आप लोगों का थोड़ा समय खराब हो गया करीब 10 मिनट का, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, ठीक है। नहीं दिव्या बिल्कुल बेटा, बिल्कुल आप आजाद हैं इस बात के लिए, बिल्कुल कंप्लेंट करिए, बिल्कुल शिकायत करिए, बिल्कुल शिकायत करिए, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल शिकायत करिए, ठीक है। चलो वो आजादी दी गई आपको शिकायत करने की, तो भाई बहुत ही नालायक टीचर है, बहुत ही घटिया टीचर है, आप ऐसा बिल्कुल कंप्लेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए बहुत ज्यादा क्या होगा, कंप्लेन करेगी कल से मत पढ़ाओ, नहीं पढ़ाऊंगा भाई, कहीं और पढ़ा लूंगा, ठीक है, और दूसरे अच्छे बच्चों को पढ़ा लूंगा। चलो आगे की बात करें हम लोग। अब देखो, अगर हम लोग मकबरों की बात करें तो मकबरों को लेकर अगर मैं आपको कहूं तो देखो, मकबरे मकबरे जिसको मैं इंग्लिश में टॉम्ब कह रहा हूं, हाँ, ठीक है, ठीक, मकबरे जो बन रहे हैं जिनको हम लोग टॉम्ब कह रहे हैं, तो आप देखोगे तो चौकोर मकबरों का निर्माण किया गया है, चौकोर मकबरों का निर्माण किया गया है, चौकोर मकबरे बनाए गए हैं, रेक्टेंगुलर शेप में बनाए जा रहे हैं, और ये टॉम्ब आपको दिखाई पड़ेंगे मुबारक शाह के जमाने में, आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, मुबारक शाह से लेकर आप सिकंदर लोदी तक देखोगे तो वहां पर आपको इस प्रकार का, हाँ, आपको इस प्रकार का दो, आपको इस प्रकार के मकबरे यानी कि टॉम्ब आपको दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, अब यहाँ पर देखिएगा दो प्रकार के, अगर आप नीचे गौर से देखेंगे तो आपको एक शब्द लिखा मिला हुआ है, वो है डुअल डोम, वो लिखा हुआ है आपका दोहरा गुम्मद, हाँ, वो लिखा हुआ है आपका दोहरा गुम्मद, डुअल डोम, ठीक, और उसी डुअल डोम के बगल में आप देखिए चित्र बना हुआ है, उसी के बगल में चित्र बना हुआ है। मैं एक फैक्ट आप लोगों के लिए पढ़ दूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूं। तो डुअल डोम का जो पहला एग्जांपल आपको इंडिया में मिलेगा, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द डुअल डोम, दैट वाज टॉम्ब ऑफ सिकंदर लोदी, जिसे सिकंदर लोदी के मकबरे के तौर पर जाना जाता है, ठीक है, हाँ, जिसे हम लोग सिकंदर लोदी के मकबरे के तौर पर जानते हैं, तो वो सिकंदर लोदी का मकबरा बन जाता है, जो कि आपका डुअल डोम पर बनता है। अब बात ये आ रही है कि ये डुअल डोम होता क्या है, व्हाट इज डुअल डोम, दोहरा गुम्मद क्या होता है और सिंगल डोम क्या होता है, यानी कि सिंगल और डुअल, मैं आपको दोनों बता देता हूं, आप दोनों चीजों को समझ लेंगे इस चित्र के माध्यम से जो आपको दिख पा रहा होगा, और इसी चित्र में मैं आपको मेहराब भी बता दूंगा, इसी में मैं आपको मेहराब भी बता दूंगा। अब आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अब आप ये अंदर का, ये जिस पर मैं नंबर 1 लिख रहा हूं, ये देख रहे हैं, ये बच्चों सिंगल डोम है, ये इकहरा गुम्मद है, यानी कि जो एकमात्र छत बनाया जा रहा है, हाँ, जो एकमात्र छत बनाया जा रहा है, जो आपका छत बनेगा जिसे गुम्मद या डोम कहा जा रहा है, ये आपका सिंगल डोम का एग्जांपल हो गया। आगे चलकर एक नया काम किया गया, क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, उसकी बात मैं अभी आपसे करता हूं, अभी मैं आपको बता देता हूं कि क्यों ऐसा किया गया, ऐसा क्यों किया गया मैं आपको अभी बता देता हूं, ठीक। अब आप इस दीवार के, ये जो दीवार बनी है नंबर 1 वाली, इस दीवार के ऊपर देखिए, यहां से लेकर यहां तक आप देखिएगा तो आपको एक और छत दिखाई पड़ रही है। मैं छत शब्द का प्रयोग करूंगा, छत आप लोग आसानी से समझ लेंगे, इसलिए मैं छत का प्रयोग करूंगा, है ना, छत मतलब जिसे रूफ कहा जाएगा,
जिसे रूफ के तौर पर जाना जाएगा, जिसे हम लोग टेक्निकल टर्म में गुम्मद कह रहे हैं। छत मैं इसलिए बोलूंगा ताकि आप आसानी से समझ लें, ठीक है। तो ये देखो भाई, ये आपका इस पहले वाले गुम्मद के ऊपर आपका दूसरा गुम्मद बनाया गया। इससे होगा क्या, अब आप देखिए, अगर हम इस जगह से देखें, इस जगह को अगर आप देखिएगा तो ऊंचाई बढ़ गई ना, हाइट बढ़ गई। हाइट बढ़ने के बाद बिल्डिंग का जो एक लुक होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो आपको बड़े लुक में दिखाई पड़ेगा, तो बड़ा बन जाएगा। अब देखिए, ये आपका जो ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सेकंड वाला, ये तो हो गया आपका डुअल डोम। पहला वाला हो गया सिंगल डोम। जब छत एक बनाई जाएगी और उस छत के ऊपर एक और बना दिया जाएगा तो वो दोहरा गुम्मद हो गया। ये बात समझ में आ गई? डोम समझ में आ गया, व्हाट इज सिंगल डोम एंड व्हाट इज डुअल डोम समझ में आ गया। ठीक, अब हम आपको मेहराब बता देते हैं। अब हम आपको आर्क बताते हैं, मेहराब बताते हैं कि वो क्या है। अब आप ये देख रहे हो ना, ये वाला जिसे मैं 3 नंबर दे दूं, ये वाला, ये स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो भी ये इमारत है, मैं कुछ देर के लिए इसको सिकंदर लोदी, टॉम्ब ऑफ सिकंदर लोदी बोल दूं। अब इस इमारत में, इस बिल्डिंग में जब आप एंटर करोगे तो एंटर करने के लिए ये दरवाजा है, ये दरवाजा बन जाएगा। अब आप गौर करिएगा, हम लोग का जो पुराने दौर में जो हिंदू आर्ट में दरवाजा बना करता था, तो आप गौर करेंगे आमतौर पर वो दरवाजा या तो ऐसे होता था, या तो हम लोग अगर पुरानी बात करें तो हम लोगों के दरवाजे ऐसे बना करते थे, ऐसे तो हुआ करते थे, या तो सपाट छत होती थी या वो ट्रायंगुलर शेप में हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा, इस दरवाजे का ऊपरी हिस्सा देखेंगे तो ये आपको गोल दिखाई पड़ रहा है। इसी एंट्रेंस डोर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही आर्क बोला जाएगा, इसे ही गुम्मा, इसे ही हम लोग मेहराब बोलेंगे। तो ये आर्क और मेहराब हो जाएगा आपका। समझ में आ गया दोनों चीजें बेटा? दोनों चीजें समझ में आ गई कि व्हाट इज मेहराब, व्हाट इज आर्क। मेहराब को इंग्लिश में आर्क कहेंगे और गुम्मद को इंग्लिश में डोम कह देंगे। दोनों चीजें समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, आसानी से समझ गए, आसानी से मुझे बता सकते हैं अगर भविष्य में मैंने आपको दोहरा गुम्मद क्यों बनाते थे, अभी बता रहे हैं। बिल्कुल, दोनों दोनों गुम्मद में बेटा, दोनों दीवार में आप गैप देखोगे, दोनों दीवार में आपको गैप दिखाई पड़ेगा, तभी तो ऊंचा होगा। हाँ, आर्क, आर्क बेटा, ये अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना बेटा, ये आर्क है, जिसे मेहराब कहा जाता है हिंदी में, इसे इंग्लिश में आर्क कहा जाता है। दिस इज एंट्रेंस डोर, दिस इज एंट्रेंस डोर, इसे हम लोग दरवाजा कहते हैं किसी भी बिल्डिंग में प्रवेश करने का, ठीक है ना। समझ में आ गया? किसी ने पूछा था व्हाट इज आर्क, दोबारा बता दीजिए। तो अब समझ में आ गया बेटा, मेहराब एक प्रकार का दरवाजा है जो ऊंचा बनाया जाएगा और जिसका ऊपरी हिस्सा गोल बना दिया जाएगा, ठीक है। ठीक, चलो भाई, अब हम लोग बात करते हैं दोहरे गुम्मद को लेकर, उसमें क्या-क्या चीजें और आती हैं। हाँ, अब हम आपको बता दें। देखो, ये डुअल डोम क्यों बनाया जाएगा? तो डुअल डोम को बनाया जाएगा, डुअल डोम को बच्चों बनाया जाएगा इस बात के लिए, क्योंकि आप फिर से गौर से इस चित्र को ध्यान से देखिए, तो आप देख रहे हैं ना, हाइट बढ़ रही है, आपके इमारत की हाइट बढ़ रही है, तो वो ऊंचा हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात, जब कोई चीज ऊंची होती है तो वो थोड़ा सा दूर से दिखाई पड़ती है और उसका एक जो प्रोजेक्शन होता है, उसका जो एक अलग प्रकार का इंपैक्ट बनता है, वो बिल्कुल अलग हो जाता है कि नहीं? हाँ, अच्छा, दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो इसके बदौलत का एक जो काम किया जा रहा है, वो भारत में अगर आप गौर से देखेंगे तो जब ये दो छत बनती है तो इनमें गैप है, और इस गैप के लिए आप देखोगे तो ये दोनों अलग अलग परत बनेगी, दोनों अलग अलग आपके साइड्स बन जाएंगे, जो करेंगे क्या, जो करेंगे आपके ठंडक को, यानी कि आपकी इमारत को अंदर हिस्से पर गर्म होने से बचा देंगे, अंदर वाले आने का काम करेंगे, ठीक है ना। तो एक को ऊंचाई बढ़ेगा, उसका ग्लैमर बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ वो टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करेगा, ठीक है ना। और ये दोनों ही स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग-अलग हैं। हाँ, ये दोनों ही आपके स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग-अलग हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर आपको दोहरा गुम्मद देखना हो तो दोहरा गुम्मद आपको एक साथ नहीं दिखेगा। दोहरा गुम्मद देखने के लिए आपको बाहर वाला गुम्मद बाहर से दिखाई पड़ेगा, जब आप इमारत को बाहर से देखोगे, और जब आप अंदर से देखोगे तो अंदर से अलग दिखाई पड़ेगा। आप में से हो सकता हो कुछ लोगों ने ताजमहल देखा हो, या सभी लोगों ने ताजमहल देखा हो। इट शुड बी पॉसिबल कि सभी लोगों ने ताजमहल देखा हो या कुछ लोगों ने ताजमहल देखा हो, है ना? तो आप अगर ताजमहल ताजमहल आप देखते हो तो आपको बड़े साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा कि इसका जो बाहर का जो गुम्मद है वो अलग है और अंदर वाला अलग है। बाहर वाले गुम्मद में आपको कोई सजावट ज्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन अंदर वाले गुम्मद में, अंदर वाले पार्ट में आपको थोड़ा बहुत सजावट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो डुअल डोम की जो शुरुआत हो रही है, वो शुरुआत हो रही है बेटा ताज खान के मकबरे से। जो ताज खान का मकबरा है ना, वहां से इसकी शुरुआत हो रही है। और दिल्ली सल्तनत में जो सिकंदर लोदी का मकबरा है, जो कि दिल्ली में है, हाँ, जो कि दिल्ली में है, वहां पर आप देखोगे तो ये आपका बनाया गया। लेकिन अगर मैं आपको क्लासिकल और बढ़िया इमारत की बात करूं, जहां पर डुअल डोम बिल्कुल अच्छी तरह से जो अपने एडल्ट पोजीशन में बहुत ही क्लासिकल वे में दिखाई पड़ेगा, तो आपको दिखाई पड़ेगा ताज खान बेटा एक अधिकारी, सारिका, ताज खान वाज अ ऑफिसर, ताज खान वाज अ ऑफिसर, वो एक अधिकारी हुआ करता था दिल्ली सल्तनत का, ठीक है ना, जिसके लिए मकबरा बनाया गया था। तो आपको हुमायूं का जो टॉम्ब दिखाई पड़ेगा जो दिल्ली में है, और जिसका चित्र मैं अभी कुछ देर बाद आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है ना। चलो, दिल्ली सल्तनत में जो इमारतें बननी शुरू हो रही हैं, तो सबसे पहली इमारत आपको महरौली, महरौली का जो कुतुब कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई पड़ता है, जो कुतुब कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई पड़ता है, वो वहीं से आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक। और इसी कुतुब कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो आपको दिखाई पड़ेगा बच्चे, पहली भारत की इमारत यानी इस्लामी बिल्डिंग, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ये जो चित्र आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको दो इमारतें दिख रही हैं। ये है कुतुब मीनार, ये है आपकी कुतुब मीनार, हमको इससे मतलब नहीं है। ये है आपके कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये जो दूसरा वाला आपको दिख रहा होगा जिस पर मैंने राइट टिक कर दिया है, दिस इज कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ये आपके भारत की पहली मस्जिद है जो पूरी तरह से इस्लामी आर्ट पर बनाया गया है, जो कि पूरी तरह से इस्लामी आर्ट पर बनाया गया है, ठीक है ना। इससे पहले इस्लामी आर्ट पर कोई भी मस्जिद भारत में नहीं बनाई गई है। और इस मस्जिद को भी बनाने में जब गोरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देगा, कुतुबुद्दीन ऐबक शासक के तौर पर दिखाई पड़ जाएंगे, उनको एक प्रकार का प्रशासक बना दिया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाएगा, तो वो दिल्ली में इस मस्जिद का निर्माण करवाएगा, जिसे हम लोग कुव्वतुल इस्लाम के तौर पर जानते हैं। ये जो शब्द आप देख रहे हो, इस शब्द का मतलब होता है पावर ऑफ इस्लाम। इस शब्द का मतलब होता है पावर ऑफ इस्लाम, जो कि जैन मंदिर और हिंदू मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया है। और ये अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये तो पुरानी परंपरा के तौर पर देखा जा रहा है। मुस्लिम रूलर्स जो आपके मंदिर हैं उनको तोड़ते हैं, और उनको तोड़ने का कारण मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। दूसरी इमारत आ जाइए जो कि आपको स्लेव डायनेस्टी के दौरान दिखाई पड़ेगी, ये है बच्चों कुतुब मीनार। ये दोनों ही मीनारें, ये दोनों ही इमारतें आपको दिल्ली में कुतुब कॉम्प्लेक्स में, और ये एक पूरा बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एक बड़ा सा मतलब जगह है जहां पर आपको कुतुब मीनार, जहां पर आपको कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, इन दोनों को बनवाने का काम शुरू किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और इसे पूरा करवाया जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक। अब आप गौर से देखिएगा तो इस प्रकार के जो टावर टावर टाइप के बिल्डिंग बनते हैं, जैसे मीनार कहा जाता है, तो टावर टाइप बिल्डिंग जो बनती है ये अफगानी स्टाइल है, अफगानिस्तान की वास्तुकला में, क्योंकि वहां पर आप जानते हो वो थोड़ा ऊपर ऊपर खबर वाला इलाका है ना, तो वहां पर जो आपकी बिल्डिंग्स बनाई जाती है वो टावर के तौर पर बनाई जाती है, ताकि निगरानी रखी जा सके, उस पर पूरी नजर रखी जा सके।
ठीक, कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया है, इल्तुतमिश ने इसको पूरा बनवाया है, फिरोज शाह तुगलक ने इसमें रिपेयरिंग का काम किया, सिकंदर लोदी ने इसको लास्ट तौर पर यानी बिल्कुल लास्ट में बनवाने का काम किया है, ठीक है ना? तो अगर आप देखोगे तो इस इमारत में 4 अलग-अलग रूलर इन्वॉल्व हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर सिकंदर लोदी तक, यानी स्लेव डायनेस्टी से लेकर हाँ, स्लेव डायनेस्टी से लेकर के दिल्ली सल्तनत का अंतिम डायनेस्टी जिसे लोदी डायनेस्टी कहा जाता है, उसका इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। अब आ जाइए अलाई दरवाजे पर। अलाई दरवाजा, अलाई डोर की बात करें, अलाई दरवाजे की बात करें, तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि अलाई अलाउद्दीन खिलजी के नाम पर पड़ा हुआ है। ये दरवाजा जो कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अब इस इमारत को चित्र को अभी मैं कुछ देर पहले आप लोगों को दिखा चुका था, आप इसको दोबारा देखिएगा, तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल वही फिगर है क्योंकि इमारत ही वही है, वो इमारत ही वही है। अभी मैंने आपसे बताया कि वही पुरानी वाली मस्जिद ही है। अब होगा क्या, ये जो फ्रंट पार्ट आप देख रहे हो, ये फ्रंट पार्ट देख रहे हो ना आप, ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक वाला, यहाँ से यहाँ तक वाला, इसमें जो आप ये फ्रंट गेट देख रहे हैं दरवाजा, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया। तो ऐबक के द्वारा बनवाई गई मस्जिद का जो दरवाजा, जो डोर बनवाया गया है, उसे अलाई दरवाजा कहा जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, ये ऊपर वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये तो बेटा डोम है, दिस इज गुम्मद, ये क्या है, ये डोम है। लेकिन अगर मैं इस डोर की बात करूं जिसको मैंने अभी आपको बताया था, ये क्या है, ये आपका आर्क है जिसको मेहराब कहा जाता है, यानी ये दरवाजा है। जैसा मैंने भी आपको दिखाया था ना, मैंने भी आपको दिखाया, तो देखो ये आपका ऊपर की ओर देखोगे तो गोल डिजाइन बनाया गया है, तो ये मेहराब हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये मेहराब वाला दरवाजा बनाया गया किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जो कि खिलजी डायनेस्टी का एक बहुत ही पावरफुल आपको रूलर दिखाई पड़ेगा। अब इस इमारत से आप गौर करिएगा तो आपको फाल्स आर्क नहीं मिलेगा, मतलब नकली मेहराब नहीं मिलेगा, बल्कि आपका असली मेहराब। मेहराब का प्रयोग क्यों किया जाता है, वो बेटा उनका दरवाजा है, वो उनका दरवाजा बनाने का शैली है। जिस तरह से भविष्य में आप अपना मकान बनवाओगे तो उसमें हो सकता है कि आप प्लेन दरवाजा लगाएं या कुछ बढ़िया कलाकारी वाले दरवाजे लगाएं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो उनकी वो आर्किटेक्चरिंग स्टाइल है जिसको वो बचपन से देखते चले आ रहे हैं। ठीक है ना? चलो भाई, तो इस प्रकार से वो अपना दरवाजा बनवाते दिखाई पड़ेंगे। अगर हम लोग मुगल एज की आर्किटेक्चरिंग की बात करें तो मुगल एज की आर्किटेक्चरिंग, अब आप देखिए मुगल काल में आपको दिखाई पड़ेगा क्या, मुगल काल दिल्ली सल्तनत के बाद आया। दिल्ली सल्तनत हिंदू रूल के बाद आया, यानी दिल्ली राजपूत रूलर्स और आपके एंशिएंट इंडिया के जो रूलर्स आते हैं। किया तो गया है मेहराब का प्रयोग, अभी तो मैंने आपको दिखाया था प्रदीप, मेहराब का प्रयोग नहीं किया गया है। किया तो गया, अभी मैं फिर से वापस दिखा दें, ये देखो ये मेहराब ही तो है भाई मेरे, ये मेहराब ही तो है बेटा, और क्या है, इसे ही मेहराब कह रहे हैं, यही मेहराब है। आया समझ में, प्रदीप आ गया, प्रदीप समझ में आ गया बच्चे? चलो आप यस और नो में आप अपना आंसर कर देना, हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? इसके लिखा नहीं है, क्या नहीं लिखा है भाई? चलो हम लोग वापस आगे बढ़ जाते हैं। अभी प्रदीप आपका सवाल मैं समझ नहीं पाया, आप अपने सवाल को दोबारा पूछ लेना। चलो भाई, तो अब अगर हम लोग मुगल काल में देखें तो मुगल काल में, मुगल एज में आपको जो आर्किटेक्चर दिखाई पड़ेगी वो आपको दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत से पहले एंशिएंट इंडिया जिसे हिंदू इंपैक्ट कहा जाए वो दोनों दिखाई पड़ेगा। इसीलिए आप देखिएगा मुगल आर्ट पर आपको हिंदू आर्ट, मुगल पाल पर आपको दिल्ली का फारसी आर्ट का और आपको तुर्की आर्ट का इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। एक अंतर आप देखिएगा, हाँ एक अंतर देखिएगा, अंतर ये रहेगा कि मुगल आर्ट में, मुगल आर्किटेक्चर में बिल्डिंग्स जो बनाई जाएंगी वो बहुत बड़ी-बड़ी बनाई जाएंगी, जिसका चित्र मैं अभी आपको दिखा दूंगा। देखिए दिल्ली सल्तनत में या मुगल काल की अगर बात करें तो मुगल काल में आपको दिखाई पड़ेंगे बिल्डिंग्स कैसी बनेंगी, बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत, सुंदरता पर ध्यान दिया जाएगा। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण है कि एक ही डायनेस्टी है, एक ही डायनेस्टी चल रही है, जिसे पावर ट्रांसफर कहा जाए, सत्ता का परिवर्तन कहा जाए। अब बेटा ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो, क्या लिखा गया है, लिखा गया है छद्म गुम्मद और मेहराब का उपयोग नहीं किया गया, बल्कि अलाई दरवाजा, यानी मामलूक वंश की बात कर रहा है बेटा, वो दिल्ली सल्तनत के स्लेव डायनेस्टी की बात कर रहा है, यानी जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था तो उसमें आपको मेहराब नहीं मिलेगा। लेकिन जब उसी इमारत का, जिसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहा जा रहा है, जब उसका दरवाजा बना दिया जाएगा, जिसे अलाई दरवाजा कहा जाएगा, तब क्या लिखा गया है, रियल आर्क का प्रयोग किया गया है। लिखा तो हुआ है बेटा, आप पूरी लाइन को बड़े गौर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, सब समझ में आएगा, ठीक है? जल्दीबाजी में पढ़ेंगे तो फिर गलती हो जाएगी, जल्दीबाजी मत करिए। मैं आप लोगों को बार-बार मना करता हूं, जल्दीबाजी मत करिएगा। मामलूक वंश, स्लेव डायनेस्टी में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी के बाद से तो ये दिखाई पड़ेगा आपको, दिखाई पड़ेगा, उसका इंपैक्ट आपको बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना? तो मुगल काल के दौरान बिल्डिंग्स आपको बड़ी, जिन पर आपको पर्शियन आर्ट, या आपका टर्किश आर्ट और इंडियन आर्ट का इंपैक्ट दिखाई पड़ेगा, ठीक है? तो अगर हम लोग फीचर्स की बात करते हैं, मुगल आर्किटेक्चर के फिगर्स की बात करें, तो देखो भाई इस पर आपको 3 अलग-अलग समय काल का, यानी कि एंशिएंट का, दिल्ली सल्तनत का और आपके टर्किश आर्ट का, यानी इंडियन, पर्शियन और टर्किश आर्ट का एक मिला-जुला खिचड़ी बनेगा, एक कॉम्बिनेशन बनेगा जिसको तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो अब आपको एक परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। मुगल काल में जो बिल्डिंग बनाई जाएंगी, जो दरवाजे बनाए जाएंगे, वो काफी बड़े-बड़े होंगे। अगर आप लोगों में से अभी कुछ लोगों ने बताया साहब हमने ताजमहल देखा है, अब ताजमहल का एंट्रेंस डोर देखिए तो कितना बड़ा बना हुआ है, और जिन्होंने ताजमहल देखा होगा उन्होंने आगरा का किला भी देखा होगा जो कि अकबर के द्वारा बनवाया गया था, तो उसको भी अगर आप देखोगे तो वो भी काफी बड़ा बनवाया गया है ना? बड़ा, काफी बड़ा है। अगर आप देखिए तो उस आगरा के किले में मुझे लगता है कि वो इतना ऊंचा है कि कम से कम 2 से 3 हाथी अगर एक के ऊपर एक रख दिए जाएं तो भी वो आपको दिखाई पड़ेंगे। वो एक के ऊपर एक रख दिए जाएं तो भी वो आसानी से एंट्रेंस कर जाएंगे, और अगर ऐसा लगता है कि कुछ कम से कम 7 से 8 हाथी अगर पैरेलल खड़े कर दिए जाएं, वो एक साथ एंटर करेंगे तो आपस में कोई भी टकराएगा नहीं, ना दीवार से टकराएगा। यानी बड़े-बड़े रॉयल गेट बनाए जाएंगे, रॉयल गेट जिसे हम लोग राजसी दरवाजा कहा जाएगा। किले, फोर्ट बनाए जाएंगे, बड़े-बड़े फोर्ट बनाए जाएंगे, ऊंचे-ऊंचे बनाए जाएंगे, ये एक प्रकार से निगरानी रखने के लिए, मतलब जिसे कहते हैं देखभाल करने के लिए, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, क्या चीज़ है। मकबरे आपको दिखाई पड़ेंगे, ताजमहल एक मकबरा ही तो है, ताजमहल एक मकबरा ही तो है, जो कि बनाया गया, जो कि बहुत सुंदर है। हुमायूं का मकबरा भी तो एक मकबरा है। हाँ, ये देखो मैंने एक तुलनात्मक रूप से, हाँ, ये मैंने आपको तुलनात्मक रूप से बताने का प्रयास किया है, ठीक है? मतलब एक एग्जांपल देने का प्रयास किया ताकि आप उस ह्यूजनेस को, उस बड़ेपन को समझ सको, ठीक है? हाँ, सराय, सराय बेटा एक प्रकार के पुराने ज़माने के होटल, सराय जो आप पढ़ रहे हो, सराय बेसिकली पुराने ज़माने के होटल हुआ करते थे, जहाँ पर ट्रैवलर्स यानी यात्री जाकर रुका करते थे, जैसे आजकल नहीं होते, होटल वगैरह होते हैं, जहाँ पर आप रुकते हैं जाकर, तो वही सराय कहलाता है, जिसे हम लोग मोटल के तौर पर, धर्मशाला कह लो आप, हाँ, बिल्कुल सही कहा।
ठीक है। मुगल काल के दौरान आर्किटेक्चर में जो आपको पत्थर दिखाई पड़ेंगे, उन पत्थरों का प्रयोग जो किया गया वो रेड सैंडस्टोन होंगे और व्हाइट मार्बल होगा। दोनों आपको दिखाई पड़ेगा, दोनों आपको दिखाई पड़ेगा, रेड सैंडस्टोन के तौर पर, आपके व्हाइट मार्बल के तौर पर। ठीक, जो लाल बलुआ पत्थर आपको दिखाई पड़ेगा, वो लाल बलुआ पत्थर अकबर यूज करेगा, जबकि व्हाइट मार्बल का प्रयोग जो है, हाँ, व्हाइट मार्बल का जो प्रयोग होगा वो किया जाएगा आपका शाहजहां के द्वारा। साथ ही साथ एक नई चीज आपको दिखाई पड़ेगी, अब वो होगा चारबाग स्टाइल। अभी परेशान मत होइएगा, व्हाट इज चारबाग स्टाइल मैं भी आपको बता दूंगा। जो गुम्बद बनाया जाएगा, तो अगर आपके घर में वो एलईडी वाले बल्ब होंगे, तो आप देखो जो बल्ब का शेप दिखाई पड़ना गोल है, और फिर जहां से हम उसको उसमें लगाते हैं, तो आप देखोगे वो पतला हो जाता है, तो बल्ब के शेप का बन जाएगा। अगर चारों कोनों की बात करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, जैसे हम लोग कहते नहीं है चार मीनार, किनारे किनारे बुर्ज टाइप के बनेंगे, जैसे आप मीनार कह सकते हो, वो बिल्डिंग को एक स्टेबिलिटी देने के लिए बनाया जाएगा। बाकी कैलीग्राफी आपको दिखाई पड़ेगा, आपको जियोमेट्रिकल शेप दिखाई पड़ेंगे, सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। अब हम लोग शुरुआत करते हैं बाबर से। देखो बाबर बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स तो नहीं बनवा पाया भारत में, उसके पीछे कारण ये था कि बाबर भारत रहना ही नहीं चाहता था। बाबर की तो तमन्ना थी, हाँ, बाबर की तो तमन्ना थी कि वो अपने फरगाना की ओर वापस चला जाए। वो जो आजकल का उज़्बेकिस्तान है उसको चाहत वहाँ की थी। तो भारत में बहुत ज़्यादा कुछ इस्लामिक बिल्डिंग्स वगैरह नहीं बनाने वाला है। लेकिन उसने कुछ बिल्डिंग्स बनवाई, जैसे उसने पानीपत के मैदान में काबुली बाग मस्जिद बनवाया है। दिल्ली के पास एक जगह पड़ती है संभल, जो कि बरेली रीजन में लगता है, तो वहाँ पर उसने जामा मस्जिद बनवाने का काम किया। लेकिन अगर हम लोग बाबर को याद करते हैं, तो बाबर के द्वारा एक गार्डन का एक नया सिस्टम शुरू किया गया है, जिसको हम लोग चारबाग स्टाइल के तौर पर जानते हैं। हाँ, जिसको हम लोग चारबाग स्टाइल के तौर पर जानते हैं। अब ये चारबाग क्या है ये समझ लीजिए आप। ये जो आप चित्र देख पा रहे होंगे, इसमें देखिए एक पूरा बगीचा है। अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक देखिए, तो ये एक बगीचा है। पहले एक ही बगीचा बना करता था, लेकिन है क्या कि होता क्या था कि जब इतना बड़ा बगीचा बनता था, तो किसी एक और पानी की फैसिलिटी हो जाती थी, यानी बाग में हरियाली है और किसी दूसरी तरफ पूरी तरह से बंजर पड़ा, पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो जो टेम्परेचर मेंटेन करना है, क्योंकि मुगलों ने जब दिल्ली सल्तनत और लोदियों से सत्ता लिया, यानी पावर ट्रांसफर हुआ, तो आप देखोगे उनकी कैपिटल दिल्ली और आगरा है, ये दोनों ही जगह बहुत गर्म रहती हैं। तो अब वहां पर अब पत्थर से बनेगी अगर इमारतें बनेंगी, अगर बिल्डिंग पत्थर का बनेगा तो वो जल्दी गर्म होगा। तो अब जल्दी गर्म होगा तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए, टेम्परेचर कैसे ठंडा रखा जाए, तो देखो ये स्टाइल शुरू की जाएगी। क्या होगा इसमें आप गौर से देखिए, तो बीचों बीच एक बड़ा सा फाउंटेन आपको दिख पा रहा है। ये देखें बड़ा सा फाउंटेन टाइप का, यानी बड़ा झील बना दिया गया है। और अब इसी झील से, यानी ये पानी का जो बड़ा सा फाउंटेन पार्ट है, यहाँ से आप देखोगे तो पतली पतली नालियां निकली हुई है। ये देख रहे हैं चारों तरफ पतली पतली नालियां निकली हुई है। ये बनाया गया ड्रेनेज सिस्टम आपका पतला पतला, और आप देखोगे तो ड्रेनेज सिस्टम आपको पार्क के चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। ये देखो ये नाली बनाकर हमने पार्क को, यानी बाबर ने पार्क को चार टुकड़ों में बांट दिया। ये देख रहे हैं ना, ये चार टुकड़ों में बट गया। नालियां बनी है, कुछ नहीं है, ये पानी की नालियां बनी है, ताकि हर जगहों पर पानी पहुंच जाए। अब पानी पहुंचेगा तो ये आप देखो ग्रीनरी आपको दिखाई पड़ रही है, बड़े बड़े पेड़ लगा दिए गए। बड़े पेड़ होंगे तो छाया देंगे, छाया देंगे तो बिल्डिंग का क्या होगा, छाया पड़ेगा। गर्मी के दिनों में जब लू चलेगा, तो इन पानियों से जो फाउंटेन निकलने वाला है, वहां से जब पानी टकरा करके आगे बढ़ेगा, तो वो पानी ठंडा, मतलब वो हवा कैसी होगी, वो ठंडा हो जाएगा, एज लाइक कूलर हो जाएगा। तो बस ये टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। चारों ओर बाग बगीचे में हरियाली होगी, जो देखने में सुंदर लगेगा। तो दोनों चीजें आपको साफ तौर पर बनेंगी। सबसे पहले इस स्टाइल को शुरू किया गया था आगरा में। आगरा का जिसे हम लोग आराम बाग या राम बाग के तौर पर जानते हैं, वहां से इसकी शुरुआत किया गया है। बाबर बहुत कुछ नहीं बनवा पाया, लेकिन उसने एक नई स्टाइल को डेवलप किया, जिसका नाम ही हो गया चारबाग शैली। फाउंटेन में बिजली बिजली नहीं आती थी, पानी का प्रेशर इतना होता था। बिल्कुल इसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल आपको हुमायूं का मकबरा दिखाई पड़ेगा, दिल्ली का लाल किला दिखाई पड़ेगा, आगरा का ताजमहल दिखाई पड़ेगा। ठीक है, बिजली का वो तब बिजली नहीं हुआ करता था, वो पानी इतना प्रेशर से लाया जाता था, उसको ऐसे छोड़ा जाता था कि वो इन फाउंटेन से ऊपर की ओर निकल जाए। ठीक है ना, हर चीज बिजली से ही थोड़ी चलेगी, कुछ अपने आप भी चल जाएगी। अब ये आपको जो इमारत दिख रही होगी, ये हुमायूं का मकबरा है। देखो हुमायूं की अगर बात करें तो हुमायूं, हाँ, हुमायूं जो है वो अपने जीवन काल में कोई भी इमारत पूरी बनवा ही नहीं पाया। उसने दीन पना नाम का दिल्ली में एक शहर बसाया, जिसे दीन पना कहा जाएगा, जिसे वो पूरा बसा नहीं सका। तब तक शेर शाह सूरी उसको निकाल देगा। जब हुमायूं लौटेगा वापस 1555 वाले साल में, तब आप देखेंगे कि 6 महीने जिंदा रहकर वो मर जाएगा। तो वो कुछ करवा ही नहीं पाया अपने पूरे जीवन काल में। आगे चलकर हुमायूं के मरने के बाद उसका मकबरा बना हुआ, जिसका चित्र आप लोग देख पा रहे होंगे। बड़े गौर से देखिएगा, तो इसको ऊंचा बनाया गया। कैसे ऊंचा बनाया गया, ये अगर आप देख रहे होंगे, तो ये चारों ओर एक चबूतरा, अगर आप लोग कभी दिल्ली गए होंगे और आपने कभी देखा होगा, तो ये चबूतरा है। ये देख रहे हैं, ये बगीचे बने हैं, जो कि चारबाग शैली में बने हुए हैं। ये चारबाग स्टाइल के बगीचे हैं, ये पतली पतली नालियां बनी हुई हैं, जिनसे पानी हर कोने में पहुंच रहा है। ठीक है, तो एक चबूतरा बनाया गया, यानी एक प्रकार का प्लेटफॉर्म बनाया गया। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देखो तो एक आपका, मतलब उसमें अंदर जाने के लिए चारों तरफ से दरवाजे बना दिए गए। अब इस जो ऊपर वाला सरफेस का पार्ट है, मतलब जहां पर आप पहले फर्स्ट फ्लोर, उसके ऊपर बनाया गया। ये आप देख रहे हो ना मकबरा, ये मकबरा उसके ऊपर बनाया गया। अब ये दूर से ही दिखाई पड़ता है, इतना ऊंचा बनाया गया कि वो दूर से दिखाई पड़ेगा। हाँ बेटा, इसके चारों तरफ प्रवेश द्वार हैं, चारों ओर से आप एंट्री कर सकते हो। वो एक अलग बात है कि सिक्योरिटी रीजन से कभी-कभी चारों दरवाजे नहीं खोले जाते, कोई एक या कोई दो दरवाजा खोला जाता है, वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक जमाने में चारों तरफ से खुला करता था। ठीक है, एक जमाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी आजकल की तरह से। हाँ, सुरक्षा कारणों से कभी-कभी ये चारों दरवाजे नहीं खुलते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब आप यहाँ पर देखिए, तो आप यहाँ इस जगह पर पहुंचोगे, हुमायूं के मकबरे में पहुंच गए। हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था अकबर के द्वारा और हुमायूं की पत्नी के द्वारा, जिनको हमीदा बानो बेगम कहा जाता है, वाइफ ऑफ हुमायूं, हमीदा बानो बेगम। सन बेटा जिसे अकबर कहा जाएगा, उसके द्वारा बनवाया जाएगा। और इसका जो आर्किटेक्ट है, जो पर्शिया से आया है, जिसे हम लोग मिराक मिर्जा गियास के तौर पर जानते हैं, ये पर्शिया से बुलवाया गया है। हुमायूं करीब 10 से 12 साल पर्शिया में रुके थे ना, तो उनको बुलवाया गया है वहां से। वो आकर इसको पूरा डिजाइन बनाएंगे और अकबर उसमें कुछ अपनी चीजें बताया कि ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। अब आप गौर से देखिए, तो ये आपका रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, ये आपका रेड सैंडस्टोन यूज किया गया है और आपका व्हाइट मार्बल यूज किया गया है। आप ये देख रहे हो ना, पूरा ऊपर वाला गुम्बद वाला हिस्सा व्हाइट मार्बल है, निचला हिस्सा रेड है। हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी का नाम था भाई प्रदीप। हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी का नाम हुआ करता था। ये तो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि ये सब बातें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, हाँ, जब आप पीसीएस की परीक्षा के लिए चल रहे हो बेटा, तो बड़े छोटे-छोटे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, इसे तैयार हुमायूं के अकबर के द्वारा कराया जाएगा। चलो भाई, अकबर के ज़माने की बात करें, देखो अकबर जब गद्दी पर बैठेगा तो उसकी उम्र 14 साल है और आने वाले 49 ईयर्स तक वो गद्दी पर बैठेगा, यानी उसके पास एक लंबा समय काल है। हाँ, उसके पास एक लंबा पर्शियन, पर्शियन भाई पारसी व्यक्ति है, पारसी व्यक्ति है भाई, पारसी, पर्शिया, ईरान, ईरान, ईरान।
ठीक है? चलो, अगर अकबर की बात करें तो अकबर के ज़माने में आप देखोगे आर्किटेक्चर में बहुत सारे काम किए गए। आगरा का किला बनवाया गया, इलाहाबाद का किला बनवाया गया, लाहौर का किला बनवाया गया। ये जो सामने आप पिक्चर देख रहे हैं, ये बुलंद दरवाज़ा है जो कि फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया है, जो कि शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का दरवाज़ा है। अब एक बार फिर से गौर से देखिएगा, ये जो आप डोर देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा, इसे बच्चों कहा जाता है मेहराब। ये क्या है? ये मेहराब है, ठीक है? देखो मैं एक बार फिर से आपको मेहराब के बारे में बता दे रहा हूँ कि मेहराब क्या किसे कहा जाता है। ये देखो एंट्रेंस डोर है। अब आप देखो ये किस तरह से बनाया गया, पत्थर को काट करके, डिज़ाइन दे करके, इसे मेहराब कहा जाएगा, इसे आर्क कहा जाएगा। ठीक, चलो भाई। अब अकबर के ज़माने में देखो अकबर क्या करेगा, अकबर के पास पावर है, अकबर के पास पैसा है, अकबर के पास टाइम है, तो वो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनवाएगा। उसने तो बाकायदा एक शहर भी बनवाया, जिसे फतेहपुर सीकरी कहते हैं, जो कि उसके शासनकाल में करीब-करीब 13 से 14 साल के लिए एज़ अ कैपिटल वो काम भी करेगा फतेहपुर सीकरी से। वो अलग बात है कि आगे चलकर वो फतेहपुर सीकरी से वापस अपनी राजधानी को आगरा लेकर चला आएगा। वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और कई अलग-अलग मुद्दों को लेकर बनेगा। फिर वो बुलंद दरवाज़ा बनवाएगा फतेहपुर सीकरी में, जो कि गुजरात के जो उसकी विक्ट्री है, उसके ध्यान में रखकर बनवाया जाएगा। मतलब ये उसके विक्टोरियस साइन के तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस दौरान आप देखोगे, अब आप देखो अकबर के ज़माने में जो प्रयोग किया जा रहा है, जो ऊपर का चित्र आप देख पा रहे हैं, ये इलाहाबाद का किला है। ये भी लाल पत्थर से बना हुआ है। अब आप ऊपर वाली इमारत को, इलाहाबाद के किले को और नीचे जो आगरा का किला है, दोनों को देखिएगा, तो आपको देखो हाँ, दो मंदिर मंदिर बेटा ये बनवाया जाएगा, ये अकबर के द्वारा वृंदावन और वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर बनवाया जाएगा। ये आज भी है। ये वृंदावन का गोविंद देव मंदिर जो कि अकबर के द्वारा बनवाया गया है, ये आज भी है। वृंदावन कभी घूमने जाइएगा, तो वहाँ पर ये मंदिर आप भी आज भी मिलेगा। ठीक है, ये मंदिर है। अकबर एक ऐसे बादशाह के तौर पर, एक ऐसे रूलर के तौर पर है, जो कि हिंदू मुसलमान की पराकाष्ठा से या हिंदू मुसलमान की सोच से ऊपर है। वो एक सेक्युलर किंग के तौर पर अपने आप को एस्टैब्लिश करता है। हाँ, ठीक, ये नीचे वाला जो देख रहे हो ये आगरा का किला है। मैंने अभी आपसे बताया था ना, मैं आपको सारी चीज़ें पिक्चर पर दिखा दूँगा। बिल्कुल, हाँ, ठीक चलो भाई। अब आप गौर से देखिएगा तो दोनों में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। अगर आप कभी आगरा के इस किले को या इलाहाबाद के इस किले को देखे होंगे तो बड़े दूर से दिखाई कर पड़ता है। हाँ, ये बड़े दूर से दिखाई पड़ता है और आप देखिए तो आपको यहाँ पर देखो ये दरवाज़ा, वैसे चित्र में अगर आप देखोगे तो ये दरवाज़ा बहुत छोटा लग रहा है, वास्तविक तौर पर ये दरवाज़ा बहुत बड़ा है। ये दरवाज़ा बहुत बड़ा है। मैं इसी दरवाज़े को बता रहा था। अब तो ये पत्थर का ये जो आप देख रहे हो ना ये गैलरी, ये पत्थर की बन गई है। एक ज़माने में हाइड्रोलिक हुआ करती थी अकबर के ज़माने में, लकड़ी का हुआ करता था जिसको रात में खींच करके बंद कर लिया जाता था। इस दीवार के निचले हिस्से पर आप देखोगे ये जो गैलरी बनी है ना, इसके नीचे बहुत चौड़ी-चौड़ी खाई, बड़ी गहरी खाई है। गलती से गिर जाओ तो निकलने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ये आज भी है। आपको कभी आगरा जाने का मौका लगेगा तो देख लीजिएगा। तो फतेहपुर सीकरी का जो आर्किटेक्चर अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो आपको पर्शियन आर्ट का इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल मैं गया हूँ, मैं देखा हूँ तभी तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है? यहाँ से जाइएगा तो इधर की ओर आपको दिखाई पड़ेगा चारबाग शैली में बना हुआ बगीचा बनेगा। इधर की ओर जाइएगा तो यहीं पर आपको इस जगह पर आपको आगरा के अंदर वो शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया मोती मस्जिद आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है? कभी मौका लगेगा जाइएगा देखिएगा बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया है। अब देखो भाई, लाल लाल सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन का प्रयोग किया जा रहा है। अब आप गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो इंडियन स्टाइल दिखाई पड़ेगा, उसमें गुजरात और बंगाल की स्टाइल, जिसमें गुजरात और बंगाल में देखिएगा, तो चूंकि गुजरात और बंगाल दोनों ही ये आपके कोस्टल एरिया है और आप हमेशा देखेंगे कोस्टल एरिया पर जो खिड़कियां बनाई जाती हैं, जो बालकनी बनाई जाती हैं, वो थोड़ा आगे की ओर बढ़ाकर बनाई जाती हैं। वो थोड़ा आगे की ओर बढ़ाकर बनाई जाती हैं। खिड़कियां जो सीधी नहीं बनती, बल्कि आप खिड़की को यूं देखेंगे, तिरछी बनेगी। आगे की ओर उसे काफी ज्यादा झुका हुआ एक लिंटर डाल दिया जाएगा ताकि जब बरसात हो, तो चूंकि समुद्र के किनारे के इलाके में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है ना, तो बरसात हो तो हवा का वेंटिलेशन प्रॉपर बना रहे। तो ये चीज आपको इन इमारतों में दिखाई पड़ेगी। तो आपको इंडियन स्टाइल जिसमें गुजरात और बंगाल की स्टाइल आपको दोनों दिखाई पड़ेगा। जहांगीर के ज़माने की बात करें तो देखो जहांगीर तो चित्रकार आदमी था, वो तो पेंटर था। उसे इस इमारतों को बनवाने में कोई बहुत ज़्यादा शौक नहीं था। लेकिन जहांगीर के ज़माने में 2 इमारतें तो बनी हैं। एक जिसका नाम है एतमादुल्ला का मकबरा, जिसका चित्र आप ये ऊपर की ओर देख रहे हैं और अकबर के द्वारा शुरू किया जा चुका अकबर का मकबरा हुआ करता था। अकबर का मकबरा जो कभी आप आगरा से मथुरा की ओर जाइएगा, तो आगरा से मथुरा की ओर जाएँगे तो एक जगह पड़ती है जिसे सिकंदरा कहा जाता है। ये आगरा आईएसबीटी से एप्रोक्सिमेट 10 किलोमीटर के दायरे में होगा। थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। मतलब मैंने बिल्कुल नापा नहीं है, लेकिन मुझे अंदाज़ ऐसा लग रहा है कि करीब 10 किलोमीटर होगा। थोड़ा कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो ये आगरा में आपको पड़ता है। ठीक है? ये आगरा में आपको पड़ेगा। तो अकबर के द्वारा जो अकबर का मकबरा शुरू करवा दिया जाएगा, वो बनवाया जाएगा और ऊपर का जो आप चित्र देख रहे हैं, ये टॉम्ब ऑफ एतमादुल्ला है। एतमादुल्ला जिनका पूरा नाम मिर्ज़ा गियास बेग हुआ करता था। मिर्ज़ा गियास बेग हुआ करता था, जो नूरजहाँ के पिताजी हुआ करते थे। उनके टाइटल हुआ करता था एतमादुल्ला, उनकी उपाधि का नाम हुआ करता था एतमादुल्ला और ये मुगल काल की पहली इमारत है। दिस वाज़ फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ मुगल एज व्हिच वाज़ बिल्ट बाय व्हाइट मार्बल, जिसे सफेद मार्बल से बनवाया गया है। ठीक है? जिसे सफेद मार्बल से बनवाया गया है। ये आप देख पा रहे होंगे। ये यमुना नदी के किनारे आगरा में ही बना है और इसी बिल्डिंग में एक चीज़ और देखिएगा। हाँ, ये भी आगरा में ही है। इसी में एक चीज़ और देखिएगा, एक काम किया गया, कारीगरी की गई है, जिसे हम लोग कहते हैं पिट्रा ड्यूरा। जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं बेटा पिट्रा ड्यूरा। ये व्हाइट कलर का, ये आप देख रहे हो नीचे वाला, ये पिट्रा ड्यूरा का एग्जांपल है। व्हाइट कलर का मार्बल है। व्हाइट कलर के इस मार्बल पर आप देखिए छेनी और हथौड़ी मतलब टूल का प्रयोग करके फूल पत्तियों को बनाया गया, नक्काशी का काम किया गया और ये देखो जालीदार काम। ये आप देख रहे हो जालीदार काम, ये आज भी होता है, जालीदार काम आज भी चलता है। ठीक है? हाँ, तहसील ही है, एतमादपुर उसी में पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना? चलो भाई, तो ये आपको जहांगीर के ज़माने में दिखाई पड़ेगा। शाहजहां के ज़माने में चले जाएँ तो शाहजहां का शासनकाल तो मुगल एज के आर्किटेक्चर का गोल्डन एज कहा जाता है। सबसे क्लासिकल एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, सबसे ऊपर ताजमहल बना हुआ है। ताजमहल जो कि एक मकबरा है, जो कि शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था और एक से एक बड़े कलाकारों के द्वारा इनको बनाया गया। बहुत पैसा खर्चा हुआ है इस इमारत के बनने में। अब आप देखिए तो ये देख रहे हो इधर की ओर और इधर की ओर आपको दिखाई पड़ेगा क्या? 4 बाग बना हुआ है, यानी बाग बने हैं। ये देख रहे हो आप, ये पानी वाला हिस्सा देख पा रहे होंगे, पानी का पूरा चौड़ा सा नाली बनाया गया है। इधर की ओर आप जब कभी जाओगे तो इधर की ओर, जब आप यहाँ ताजमहल के पास इधर की ओर पहुंचोगे, इस जगह पर जाओगे, हाँ, तो इस जगह पर आप जाओगे तो आपको दिखाई पड़ेगा एक ऊंचा सा चबूतरा टाइप का बना है। तो आपके दिमाग से निकलेगा ये ऊंचा चबूतरा क्या है? तो आपको बताया जाएगा, या आपको हो सकता है पता हो, ये ऊंचा चबूतरा जो बनाया गया बगल में, इसमें जब ताजमहल बनकर तैयार नहीं हुआ था, मुमताज जिनकी डेथ अहमदनगर में हो गई थी, उनको लाकर दफनाया गया था। फिर जब ये इमारत बनेगी तो इस चबूतरे से उनके वो ताबूत को निकाला जाएगा और इस ताजमहल के इस अंदर वाले हिस्से में दफना दिया जाएगा। हाँ, उसके अंदर दफना दिया जाएगा। ठीक है?
बेटा इसके बारे में देखो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। प्रदीप, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसके बारे में अभी तक कोई भी अपनी रिपोर्ट नहीं लगाई है। ठीक है, तो वो कह पाना थोड़ा विवाद का हिस्सा है। छोड़ो उसको, जाने देते हैं। ठीक, अब देखो होगा क्या कि आगे चलकर शाहजहां दिल्ली चलाएगा और दिल्ली में वो एक शहर बसाएगा जिसे शाहजहानाबाद कहा जाता है, जिसे आजकल आप पुराना दिल्ली कहते हो। इसी पुराना दिल्ली में वो जामा मस्जिद बनवा देगा और एक सबसे शानदार इमारत बनवाएगा जो लाल पत्थर की बनी है, जिसे लाल किला कहा जाता है। 15 अगस्त को, जो कि अगले महीने आने वाला है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वहीं से पूरे देश को संबोधित करेंगे। सरकार के आने वाले समय में क्या क्या योजनाएं हैं, वो ऊपर में ग्रीन ग्रीन क्या है फर्स्ट फ्लोर पर, ये बेटा वो है, ये बगीचा है कोमल, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये बगीचा है। सारा अभी मत जान लो, नहीं तो घूमोगे तब क्या जानोगे। तो अभी सब कुछ मत जानो, अपने घूमने के लिए भी कुछ चीजें छोड़ दो कि घूमने जाएंगे तब क्या देखेंगे, है कि नहीं। तब के लिए तो जरूरी है, तब आपको लगे अरे वाह क्या बात है। ठीक है, चलो जब घूमने जाना तो हमको गाइड बना लेना, तुमको सब बता देंगे। ठीक, चलो भाई, तो पुराना दिल्ली कहते हैं, इसी पुराने दिल्ली में जामा मस्जिद बनाया गया है। नूरजहां ने अतमादुल्ला का मकबरा बनवाया था, बिल्कुल बनवाया था। अरे भाई, अब नूरजहां अजय, नूरजहां रूलर तो है नहीं, नूरजहां रूलर तो है नहीं, रूलर कौन है, जहांगीर है ना, जहांगीर है, जहांगीर है ना। आपके आपके घर के मालिक कौन है, तो आपके घर के मालिक आपके पिताजी, मालिक आपके पिताजी है ना, तो बादशाह कौन है, जहांगीर है, जहांगीर के जमाने में बन रहा है, इसीलिए ऊपर जहांगीर का नाम लिखा हुआ है। बाकी आप देख लो, एतमादुल्ले का मकबरे का निर्माण नूरजहां करवाएगा, लेकिन रूलर कौन है, रूलर तो जहांगीर है ना, तो जहांगीर का नाम आएगा ना बेटा। ठीक है, बनवाया नूरजहां ने, बिल्कुल सही बात है, नूरजहां की पत्नी है। ठीक, तो रूलर का नाम लेना पड़ेगा ना बच्चे, समझ में आ गया अजय, आगे समझ में बता देना भाई, समझ में आ जाए तो बता देना। चलो भाई, तो अब आपको दिखाई पड़ेगा जामा मस्जिद। आगरा के किले में अपनी बेटी के लिए शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाया। लाहौर के किले में शीश महल बनवाया है, आज भी है, लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है, जहां पर पच्चीकारी पिक्चर ड्यूरा का वर्क का काम आपको दिखाई पड़ेगा। औरंगजेब के जमाने में, वैसे तो औरंगजेब की अगर बात करें तो औरंगजेब इमारत बनाने का शौकीन आदमी नहीं था, वो राजनीति के ऐसे उलझन में फंसा हुआ था कि उसके पास न तो समय था, न ही इतने ज्यादा पैसे थे कि वैसा बनवा पाए। लेकिन औरंगजेब के जमाने में एक इमारत है जिसे हम लोग कहते हैं बीबी का मकबरा, जिसे हम लोग कहते हैं टॉम्ब ऑफ बीबी, बीबी का मकबरा। बिल्कुल सही कहा, ये दक्षिण भारत का ताजमहल है। इसे फर्ग्यूसन जैसे इतिहासकार, जो कि अंग्रेज इतिहासकार हैं, उन्होंने इसे फूहड़ नकल कहा है। लेकिन याद रखिएगा, इसे औरंगजेब ने नहीं बनवाया। अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि इसे औरंगजेब ने बनवाया, ये औरंगजेब के शासनकाल में बना, इन द रेन ऑफ औरंगजेब, लेकिन इसे बनवाया गया औरंगजेब के बेटे के द्वारा। औरंगजेब की पत्नी है जिनका नाम राबिया दौरानी है, इनका बेटा है जिसका नाम शहजादा मोहम्मद है। शहजादा का मतलब होता है प्रिंस, शहजादा मोहम्मद है, तो शहजादा मोहम्मद के द्वारा, ठीक है, इस इमारत को बनवाया जाएगा, अपने मदर को डेडिकेट किया जाएगा। वो एक अलग बात है कि इस वक्त बादशाह कौन है, इस वक्त बादशाह औरंगजेब है, ठीक है ना। और औरंगजेब के बाद तो फिर आप दिल्ली मुगल काल में कोई इमारत बनते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि इनके मरने के बाद तो सभी के सभी जो मुगल रूलर हैं वो तो कमजोर हैं, नालायक हो चुके हैं, उनके जमाने में ऐसा कुछ बनेगा ही नहीं। अब हम लोग आते हैं आधुनिक वास्तुकला की ओर, मॉडर्न आर्ट की ओर चले जाते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज एज लाइक पोर्तुगीज, एज लाइक फ्रेंच, एज लाइक डच, एज लाइक ब्रिटिशर्स, ये जब आएंगे तो सभी इस वक्त बादशाह औरंगजेब है, ठीक है ना। और औरंगजेब के बाद तो फिर आप दिल्ली मुगल काल में कोई इमारत बनते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि इनके मरने के बाद तो सभी के सभी जो मुगल रूलर हैं वो तो कमजोर हैं, नालायक हो चुके हैं, उनके जमाने में ऐसा कुछ बनेगा ही नहीं। अब हम लोग आते हैं आधुनिक वास्तुकला की ओर, मॉडर्न आर्ट की ओर चले जाते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज एज लाइक पोर्तुगीज, एज लाइक फ्रेंच, एज लाइक डच, एज लाइक ब्रिटिशर्स, ये जब आएंगे तो ये एक नई प्रकार की कला को विकसित करेंगे, जिसमें इंडियन आर्ट का इंपैक्ट होगा, जिसमें पर्शियन आर्ट का इंपैक्ट होगा, जिसमें मुगल आर्ट का भी इंपैक्ट दिखाई पड़ेगा, और जिसमें उनके यूरोपियन आर्ट का भी इंपैक्ट होगा। ये सब मिला लेंगे तो बन जाएगा आपका क्या, ये आपका मॉडर्न आर्किटेक्चर बन जाएगा। ये मॉडर्न आर्किटेक्चर के तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा। अब ये जो लोग आएंगे तो बनवाएंगे क्या, तो ये लोग आएंगे तो अपने किले बनवाएंगे। अभी बताते हैं, वो अपने किले बनवा देंगे, वो अपने चर्च वगैरह बनवाएंगे। इनके द्वारा जिस आर्किटेक्चर सिस्टम को डेवलप किया जाएगा, जैसे पुर्तगीज को आइबेरियन आर्किटेक्चर कहा जाता है, अंग्रेजों के आर्किटेक्चर को हम लोग विक्टोरियन और गॉथिक गॉथिक स्टाइल कहते हैं। ठीक है, गॉथिक स्टाइल नहीं बेटा श्वेता, ऐसा नहीं है, गॉथिक स्टाइल के तौर पर जाना जाता है, गॉथिक स्टाइल कहा जाएगा। अब इन सबको हम लोग, हाँ, इन सबका उदाहरण भी अभी मैं आपको दिखाता हुआ चलूंगा। आइबेरियन स्टाइल जो पुर्तगीज अपने साथ लेकर आए हैं, इसमें उन्होंने ईंट का प्रयोग किया, पत्थर की जगह पर उन्होंने ब्रिक्स का प्रयोग किया है। एक बात, उन्होंने छत यानी रूफ की बात करें तो उन्होंने रूफ को उन्होंने लकड़ी से, उन्होंने अपने स्टीयर्स और रूफ को लकड़ी से बनवाया है। उसके पीछे टेम्परेचर है, क्योंकि यूरोप का जो क्लाइमेट है वो तो ठंडा है, लेकिन भारत का क्लाइमेट और खासकर बॉम्बे वाला इलाका तो बहुत ह्यूमिड एरिया है आपका। गोवा की बात करें तो वो बहुत ह्यूमिड एरिया है आपका, है ना, बहुत ज्यादा उमस वाला इलाका पड़ जाता है। तो आप देखोगे तो इन्होंने टेम्परेचर को मतलब होता नहीं बैलेंस करने के लिए ईंट के साथ साथ लकड़ी का प्रयोग किया हुआ है। प्लास्टर बना किया गया, जब ईंट लगाया गया तो उसके ऊपर प्लास्टर आपके भी घर में हुआ होगा, जिसके ऊपर कुछ कलाकारी की गई है, कुछ चित्र वगैरह बना दिए गए जो कि क्रिश्चियनिटी को डिफाइन करते हैं, क्रिश्चियनिटी को बताते हैं। आइबेरियन स्टाइल में जो आपके बनाए जाएंगे मकान या इमारतें, उनमें आप देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कोर्ट यार्ड हाउसेज, मतलब ऐसा कमरा जो खूब बड़ा बना हुआ है, जहां पर लोग मोमबत्ती लेकर पहुंचेंगे। अगर आपको एक फिल्म याद होगी, और वो अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म थी, जिसमें वो इंग्लैंड वाला मामला दिखा पड़ता है ना, वो क्या नाम था भाई, फिल्म का नाम बताइए, मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ। नमस्ते लंदन, नमस्ते लंदन का लास्ट वाला सीन देखिए, एक बड़ा सा चर्च आपको दिखाई पड़ रहा होगा ना, बड़ा सा चर्च आपको दिखाई पड़ रहा है, उस बड़े से चर्च में बैठे हुए हैं, उसे कहा जाता है बच्चे कोर्ट यार्ड हाउस। हाँ ठीक है, उसे कहा जाता है बच्चे कोर्ट यार्ड हाउस के तौर पर। और यहाँ पर आप देखोगे तो दिखाई पड़ेगा बरोक चर्च। बरोक चर्च का मतलब होता है जहां पर चर्च की सुप्रीमेटी आपको दिखाई पड़ेगी, मतलब चर्च का इंपॉर्टेंस ज्यादा दिखाई पड़ेगा। तो पुर्तगाली में आपको चर्च वाला वो जो आंगन बड़ा सा बन रहा है ना, वो आपको दिखाई पड़ेगा, जहां पर जीसस क्राइस्ट का वो क्रॉस वगैरह सूली पर लटका हुआ उनको दिखाया जाएगा बड़ा बड़ा। ये पुर्तगीज आर्ट के तौर पर आ जाएगा। नक्काशी का मतलब होता है बेटा दीवार पर कुछ चित्र बनाना, उकेर उकेर कर, मतलब उसको छेनी हथौड़ी से बनाना, ठीक है। और ये आइरेबियन यानी कि पुर्तगीज आर्ट का जो सबसे क्लासिकल एग्जांपल है, ये जो आप देख पा रहे हो, ये है गोवा का सेंट कैथेड्रल चर्च और बॉम्बे का कैस्टेडा डी अगुआडा चर्च। आज भी है, कभी मौका लगेगा गोवा और बंबई जाने का तो देखिएगा, आज भी ये बने हुए हैं, आज भी आपको दिखाई पड़ेंगे।
ठीक है, बस बेटा 5 मिनट और समय दे दीजिए, 5 मिनट हम लोग खत्म करेंगे। मेरी खुद 8:30 बजे क्लास है, ठीक है? बस 5 मिनट का समय दीजिएगा। फ्रेंच इम्पैक्ट की बात करता हूँ, तो फ्रेंच इम्पैक्ट आप देखो, तो फ्रेंच इम्पैक्ट में आपको अर्बन आपको स्टाइल दिखाई पड़ेगा। पौंडीचेरी, चंदन नगर, यहाँ पर आपको अर्बन आर्किटेक्चर आपको दिखाई पड़ेगा। कार्टेशियन ग्रिड सिस्टम होता है वेल प्लान्ड शहर को बनाना। मतलब ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा, ये आपका रेजिडेंशियल प्लेस होगा, ये पार्क होगा, ये आपका अलग जो दिखाई मतलब अलग-अलग तरह से उसे ग्रिड पैटर्न पर बनाया जाएगा। बहुत ही साइंटिफिक मेथड है। और ये आपका चंडीगढ़ जो पंजाब में पड़ता नहीं, हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, उसकी अगर बात करें तो वो आपको इसी कार्टेशियन ग्रिड सिस्टम पर बनाया गया, वेल डिजाइन्ड बनाया गया। चंडीगढ़ जब बनाया गया था तो 400 साल को ध्यान में रखकर, हाँ, अगले 400 साल बाद क्या होगा, क्या पॉपुलेशन होगी, तो उस 400 साल को डिजाइन किया गया था। इसमें आप अगर गौर से देखेंगे तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि हम लोगों को फ्रेंच आर्ट की जो कला है उसका नाम नहीं पता। जैसे पुर्तगालियों की आइबेरियन कला है, लेकिन फ्रेंच आर्ट का नहीं पता है। ठीक है, पौंडीचेरी का चर्च ऑफ द सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस इसके प्रमुख उदाहरण के तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा। आ जाते हैं ब्रिटिश इंपैक्ट को लेकर। हाँ, ब्रिटिश इंपैक्ट को लेकर, क्योंकि सबसे लंबे समय तक अंग्रेजों ने रूल किया है, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर उनका इंपैक्ट तो सबसे ज्यादा आपको दिखाई पड़ेगा। इन इनिशियल पार्ट उनका जो आर्किटेक्चर है उसे हम लोग गॉथिक आर्किटेक्चर, इंडो गॉथिक आर्ट, क्योंकि वो थोड़ा सा भारतीय कला से प्रभावित आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे ये देखो, तो आपको यहाँ पर आप देख रहे हो तो नुकीला मेहराब आपको दिखाई पड़ेगा, जहाँ मुस्लिम आर्ट में ये गोल हुआ करता था ऐसे, अब आप देख रहे हो तो नुकीला, अंग्रेजों ने ऐसा नुकीला बना दिया ये एंट्रेंस डोर। तो एक प्रकार से इनका जो मेहराब आपको दिखाई पड़ेगा, ये एक तरीके से आप देखोगे तो ये आपका गॉथिक स्टाइल में आपको दिखाई पड़ेगा, इंडियन आर्ट से इंपैक्ट होगा। 1911 के बाद, 1911 के बाद जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा, तब आप देखोगे कि न्यू रोमन स्टाइल आ जाएगा। मैं भी आपको चित्र के माध्यम से सारी बातों को समझाता चलूंगा। इंडो गॉथिक स्टाइल, जिसमें इंडियन, पर्शियन और गॉथिक आर्ट दोनों आपको दिखाई पड़ेगा। मतलब ऊंचे ऊंचे एंट्रेंस डोर, मुगलों से सीखा हुआ ऊंचे ऊंचे एंट्रेंस डोर बनाने का। ऊपर छत देखिए तो गुम्बद जैसा दिखाई पड़ रहा है ना, ये देखो चार मीनार 1 2 3 और ये इसके पीछे जस्ट पीछे 4, तो मुगलों ने 4 मीनार, यानी कि ये पर्शियन आर्ट का इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसमें आपको पर्शियन इंपैक्ट दिखाई पड़ेगा, गॉथिक इंपैक्ट दिखाई पड़ेगा। इसीलिए इसके क्या बोला जाएगा, इसे विक्टोरियन आर्किटेक्चर भी, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया, ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये विक्टोरिया मेमोरियल है। ये कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल है, आज भी है कलकत्ता में। आप कभी जाओगे तो आपको याद भी दिखाई पड़ेगा कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक है, हाँ, ये वहाँ के सरकारी दफ्तर की तरह से काम किया जाता है। मैंने भी आपसे बताया कि इंडो इस्लामिक आर्ट का इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। इस इंडो इस्लामिक आर्ट में जहां पर दीवार आपको मोटी दिखाई पड़ेगी, वहीं पर विक्टोरियन आर्ट में दीवार थोड़ी पतली बना दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, आइबेरियन आर्ट की जगह पर देखो, आइबेरियन आर्ट में ब्रिक्स का यूज किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर आप देखोगे तो रेड सैंडस्टोन का मोटा चूना पत्थर, जिसे हम लोग लाइमस्टोन कहते हैं, उनका प्रयोग किया जाएगा। व्हाइट कलर का भी प्रयोग किया जाएगा। और इसमें अगर आप देखोगे तो आपको इंडियन मोटिव्स और स्टाइल आपको दिखाई पड़ेगा, भारतीय शैली, क्योंकि भारत में एक लंबे समय से रह रहे हैं तो भारतीय शैली दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, ये अगर आप देख रहे हो बच्चे, ये ऊपर वाली इमारत आप देख रहे होगे तो बेटा ये है आपका कलकत्ता का टाउन हॉल। ये वही कलकत्ता का टाउन है जहां पर 1905 में 7 अगस्त को सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में एक मीटिंग चली थी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के गॉथिक स्टाइल बेटा देखो, ऊंचे चबूतरे पर, ये ऊंचा चबूतरा है। नीरज बेटा, तुम्हारा ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से हुआ है, किस यूनिवर्सिटी से हुआ है? अधिकांश तौर पर आपको जो यूनिवर्सिटीज दिखाई पड़ेंगी इंडिया में, वो अंग्रेजों के जमाने में बनी हुई हैं। तो अगर आपका मेरठ यूनिवर्सिटी से, तो मेरठ यूनिवर्सिटी को गौर से देखना बेटा, वो आपको दिखाई पड़ेगा तो गॉथिक स्टाइल में दिखाई पड़ा, ऊंचा चबूतरा टाइप का बना है, सीढ़ियां बनी है जिस पर आप जाओगे, फिर उनमें पत्थर का प्रयोग किया गया, खूब ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं, ऊंचा छत बनाया गया है, खिड़कियां आपको ऊपर की ओर भी दिखाई पड़ेंगी, नीचे की ओर भी दिखाई पड़ेंगी। ऊपर की खिड़कियों का काम होगा कि वो गर्म हवा को बाहर कर देंगे, है ना? ये गॉथिक स्टाइल के तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, हाँ, चलो भाई। ठीक, ये देखो टाउन हॉल है, बिल्कुल उसी तरह से देख रहे हो ना, कितना ऊंचा-ऊंचा पिलर देकर छत को बनाया गया, काफी ऊंचा छत आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो क्लॉक टावर, टाउन हॉल, जो नगर पालिका म्युनिसिपैलिटी हाउस वगैरह आप देखोगे वो आपको दिखाई पड़ रहा है। अब अगर हम लोग देखते हैं आपके इंडो गॉथिक स्टाइल का बहुत ही सुंदर नजारा, तो ये नीचे वाला चित्र देख रहे हैं, ये है बच्चों, ये है आपका बॉम्बे का ताज होटल। ये बॉम्बे का ताज होटल है जिस पर 26/11 की घटना हुई थी। इंडो गॉथिक स्टाइल बिल्कुल अरेबियन सी के किनारे बनाया गया है ये। ठीक है, नियो रोमन आर्ट की अगर बात करते हैं तो 1911 से अब आपको दिखाई पड़ेगा नियो रोमन आर्ट, जहां पर आपको रोमन आर्ट का भी इंपैक्ट दिखाई पड़ेगा, साथ-साथ आपको दिखाई पड़ेगा इस्लामी आर्ट का, यानी मुगल काल का। रोमन आर्ट का इंपैक्ट देखोगे तो ये देख रहे हो, ये आपको दिखाई पड़ेगा, तो ये आपका यू शेप में बिल्डिंग बना हुआ है। ये यू शेप में बिल्डिंग बना हुआ है आपका, ये रोमन स्टाइल में बनाया जा रहा है। रोमन में भी इसी तरह से बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, यू शेप में या टी शेप में, मैक्सिमम यू शेप में बिल्डिंग बनाई जाती है। ठीक है ना? ये आप देख रहे हो तो ये हम लोगों का ये राष्ट्रपति भवन है, ये राष्ट्रपति भवन है, और ये जो आप देख रहे हो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बनाया गया है। ठीक है? तो इसमें आपको इंडियन मुस्लिम आर्ट को दिखाई पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई, तो ये आपको प्रमुख तौर पर कुछ चीजें दिखाई पड़ेंगी। और आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर आर्किटेक्चर की मैं बात करूं, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस आपको आर्किटेक्चर पर आज के वर्तमान समय में आपको दो प्रकार का आर्किटेक्चर दिखाई पड़ेगा, एक आपका पुराने जमाने वाला रिवाइवलिस्ट, और एक आपका मॉडर्निस्ट। मॉडर्निस्ट मतलब अंग्रेजों वाला। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास को बच्चों के यहीं पर खत्म कर देते हैं, है ना? आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इन उम्मीदों के साथ, इन भरोसे के साथ कि हाँ, आप लोग पूरा सहयोग करेंगे क्लास को पूरा करने में। ठीक है, अब आप आज का क्वेश्चन लिख लीजिए। सवाल है कि जो यूरोपीय 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 विभिन्न कला शैली, यूरोपीय विभिन्न कला शैली का वर्णन करिए, का वर्णन करिए, वर्णन करिए। ठीक है, 200 शब्दों के अंदर इसको लिख लीजिएगा, 200 वर्ड्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, एक्सप्लेन द वेरियस स्टाइल ऑफ यूरोपियन आर्ट, एक्सप्लेन द वेरियस स्टाइल ऑफ यूरोपियन आर्ट, एक्सप्लेन द वेरियस स्टाइल ऑफ यूरोपियन आर्ट। ठीक है, चलो भाई, सर प्लीज मेरा डाउट कीजिए, क्या 2 दिव्या है क्लास में? ये तो मैं बेटा नहीं देख पाया, क्लास में 2 दिव्या है कि 1 दिव्या है? ठीक है, हाँ, मैं ये देख नहीं पाया। आर्ट एंड कल्चर के लिए कोई बुक बता दें बेटा। नितिन सिंघानिया, अंजलि, नितिन सिंघानिया की किताब आती है आर्ट एंड कल्चर की, आप ले सकते हो। ठीक है, आप ले सकते हो, नितिन सिंघानिया की किताब आती है आर्ट एंड कल्चर की, ले सकते हो। कुछ 650-700 की किताब होगी, बड़ी मोटी सी किताब है, आप उसे पढ़ सकते हो। ठीक है, मुझे आज्ञा दे दीजिए, क्योंकि ठीक 5 मिनट के अंदर मेरी दूसरी भी क्लास है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।